Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 16, Mumbai. Dear students, in our previous video we revised completely the chapter number 9, transport system. I hope you learn complete of this chapter. And dear students, today we start the revision of the chapter number 16, Mumbai. So let's start. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो मुंबई है वो महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल है। इट कंसिडर्ड टू बी द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। जो मुंबई है ये कंसिडर करता है द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इट वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे। पुराने समय में मुंबई को किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बे के नाम से। इट लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नियर द अरेबियन सी। जो मुंबई है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर स्थित है और किसके पास है? अरेबियन सी के पास है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं मुंबई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट बस सर्विस इन इंडिया ऑन 15 जुलाई 1926। मुंबई जो है वो इंडिया के अंदर पहला ऐसा शहर है जिसने 15 जुलाई 1926 में बस सर्विस स्टार्ट की थी। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। मुंबई की क्लाइमेट कैसी है? ड्यू टू इट्स सी साइड लोकेशन मुंबई हैज मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इसकी सी के पास लोकेशन होने के कारण, सागर के पास मुंबई स्थित होने के कारण यहाँ पर पूरे साल मॉडरेट क्लाइमेट रहती है। द सी मेक्स द वेदर वेरी ह्यूमिड मोस्ट ऑफ द ईयर। सागर जो है वो पूरे साल यहाँ की जो वेदर है उसको ह्यूमिड बनाए रखता है। फ्रॉम जून टू सितंबर मुंबई रिसीव हैवी रेनफॉल। जून से लेकर सितंबर तक मुंबई के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। द सिटी स्ट्रीट बिकम वाटर लॉग्ड फॉर ए नंबर ऑफ डे। कुछ दिनों के लिए जो मुंबई की सड़कें हैं, मुंबई जो शहर है वो वाटर लॉग्ड बन जाता है। इट रिमेन्स कूल एंड प्लेजेंट बिटवीन नवंबर एंड फरवरी। नवंबर और फरवरी के बीच में ये एक बहुत ही आनंददायक और कूल जो सिटी है वो रहता है। नाउ नेक्स्ट इज, बेटा ये मुंबई का मैप है। ये क्या है? मुंबई सिटी का मैप है। ये अरेबियन सी है हमारा। ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर मुंबई जो सिटी है वो लोकेटेड है अरेबियन सी के पास। नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री। मुंबई की हिस्ट्री क्या है? मॉडर्न मुंबई इज फॉर्म्ड बाय द 7 आइलैंड। आज की जो मुंबई है ये 7 आइलैंड से मिलकर बनी हुई है। विच वर ऑक्युपाइड बाय द कोली फिशफ्लावर आइलैंड वर फुल ए मर्सी फॉरेस्ट एंड स्मॉल फिशिंग। ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर मर्सी फॉरेस्ट पाए जाते हैं और स्मॉल फिशिंग होती है। द प्लेस वॉज नेम्ड आफ्टर द लोकल गॉडेस मुंबा देवी। ये जो स्थान है ये पहले क्या था? एक विलेज था जिसके अंदर ये बहुत सारे 7 आइलैंड्स थे और यहाँ पर मर्सी फॉरेस्ट पाए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ की जो लोकल देवी है, गॉडेस है मुंबा देवी, उसके नाम पर इस स्थान का मुंबई नेम पड़ा। इट वॉज नेम्ड बॉम्बे और गॉड बे बाय पोर्टुगीज। जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा इसका नाम दिया गया बॉम्बे यानी कि गॉड बे। द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द आइलैंड्स इन 1665 सीई। 1665 सीई में ब्रिटिशों ने ये जो आइलैंड्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल किया। ब्रिटिश ट्रेड्स पैरिसेस एंड पीपल्स ऑफ महाराष्ट्र ग्रेजुअली बिल्ट मुंबई इनटू ए बिजी पोर्ट। क्या हुआ, ब्रिटिश जो लोग हैं वो यहाँ से लोगों को और मूलभूत जो चीजें थी, जो कच्चा माल था, जो भी सामान था उसको एक यहाँ से भेजते थे और मुंबई जो है उसको एक बहुत बिजी पोर्ट बना दिया गया मुंबई के ऊपर। मैनी इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश हैड इन बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई, जैसे क्लोथ, मेडिसिन, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वर मेड बाय दीज फैक्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज लगाई गई थी, ये जो फैक्ट्रीज लगाई गई थी, इनके अंदर कपड़े, मेडिसिन, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक जो सामान था वो बनाया जाता था।
इट बिकम द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इन 1960। इसको महाराष्ट्र की कैपिटल बनाया गया 1960 में। इट वॉज रीनेम्ड मुंबई इन 1995। इसका नाम मुंबई, पहले क्या था, बॉम्बे था, और 1995 में इसका नाम मुंबई रखा गया, बॉम्बे का। Now next is transport. Mumbai has one of the best public transport system in India. इंडिया का मुंबई के अंदर सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। The buses, suburban railways, taxis, auto rickshaws, Ferraris, etc. are the various means of transport in the city. इस शहर के अंदर बस, सबअर्बन रेलवेज, टैक्सीज, ऑटो रिक्शाज, फरारीज जो आदि अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर पाए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज वन ऑफ इंडिया बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। जो छत्रपति जो शिवाजी है टर्मिनस है वो इंडिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। लोकल ट्रेन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन मुंबई। मुंबई के अंदर ट्रांसपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम क्या है, लोकल ट्रेन। दे रन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज बिग सिटी। इस बड़े शहर के अंदर अलग अलग पार्ट्स में रेलवेज रन होती हैं। सम ऑफ द बसेज हैव 2 स्टोरेज। कुछ बसेज होती हैं जिनके अंदर 2 स्टोरेज होती हैं, 2 मंजिला, जिसे हम बोल सकते हैं। बांद्रा वॉरली सी लिंक, द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कंट्री, was opened to the public on 13th June 2009। बांद्रा जो वॉरली सी लिंक है ये सबसे बड़ा सी ब्रिज है हमारी कंट्री का, जिसको ओपन किया गया था पब्लिक के लिए 30 जून 2009 में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिंक्स मुंबई टू ऑल द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मुंबई के अंदर है, ये वर्ल्ड के जो मेजर बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं उन सभी से कनेक्टेड है, सभी से जुड़ा हुआ है। मुंबई मेट्रो इज द लेटेस्ट अट्रैक्शन ऑफ मुंबई। मुंबई के अंदर जो मेट्रो है वो लेटेस्ट अट्रैक्शन है, मुंबई के अंदर आकर्षण का कारण है। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 8 जून 2014। मुंबई के अंदर मेट्रो कब स्टार्ट की, 8 जून 2014 में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। मुंबई के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। गुड्स आर सेंट फ्रॉम हेयर टू द अदर कंट्रीज। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है यहाँ से अदर कंट्रीज में सामान को भेजा जाता है। शिप्स ऑल्सो ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू मुंबई। अलग और जो शहर हैं उनके अंदर मुंबई से जो शिप हैं वो सामान को ले जाते हैं। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, द फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने वाज स्टार्टेड इन 1853। पहली जो रेलवे लाइन है वो मुंबई से थाने तक 1853 में स्टार्ट की गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लर्न completely this chapter 2 times. Thank you. Hello student of class 3rd, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 7 topic revision. And now in this class, we will start our topic 8, the noun gender revision. Look at these pictures and read the sentence carefully. दोनों पिक्चर्स को हम देखेंगे और इनकी सेंटेंसेस को रीड करेंगे। फर्स्ट है, द लॉयन इज रॉयरिंग, द काउ इज ग्रेजिंग। अब आपको डिफरेंस पता चल रहा है काउ और लॉयन। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, इट इज अ कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट, द चाइल्ड इज प्लेइंग। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। In the sentence, first, the noun lion refers to the male animal. जो noun है क्या है हमारा, lion, किस चीज को रेफर कर रहा है, हमारे मेल एनिमल को रेफर कर रहा है। It is said to be the masculine gender. Means masculine genders क्या होते हैं, masculine genders वो होते हैं जो कि मेल एनिमल्स और मेल पर्सन को डिनोट करते हैं। सेकेंड,
In the sentence 2. Sentence 2 में the noun cow refers to the female animals. Sentence 2 में जो cow है वो female animal को refers करती है. It is said to be the feminine genders. इसका मीन्स क्या है? feminine genders क्या होते हैं? feminine genders वो होते हैं जो फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल्स को डिनोट करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? feminine जेंडर. नेक्स्ट, इन द सेंटेंस थर्ड सेंटेंस में द नाउन कंप्यूटर, जो नाउन कंप्यूटर है रेफर्स टू अ थिंग, किस चीज़ को रेफर्स करता है? वो थिंग को रेफर करता है, जो कि थिंग्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए एंड विदाउट लाइफ. इट इज़ सैड टू बी द न्यूटर जेंडर. तो नॉन लिविंग थिंग्स को, जो मेल और फीमेल कोई भी ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर. जो कि मेल और फीमेल को डिनोट ना करे, लाइफलेस थिंग्स हो वो. एंड नेक्स्ट, इन द फोर्थ सेंटेंस द नाउन चाइल्ड मे बी यूज्ड फॉर अ मेल और फीमेल. और फोर्थ सेंटेंस में क्या है? नाउन क्या, कौन सा यूज़ किया गया? हमारा चाइल्ड. मीन्स चाइल्ड का बेबी बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकती है. मीन्स ये मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं. और जो मेल और फीमेल दोनों को ही डिनोट करते हैं वो कौन सा नाउन होता है? हमारा कॉमन जेंडर. मीन्स वो कौन सा जेंडर होता है? हमारा कॉमन जेंडर होता है. शोज द नाउन, इट शोज दैट अ नाउन कैन बी एनी वन ऑफ दिस फोर जेंडर. तो किसको क्लासीफाई करता है? ये हमारे 4 टाइप्स के जेंडर्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमाइन जेंडर, थर्ड न्यूटर जेंडर, फोर्थ कॉमन जेंडर. टेबल है हमारी. मैस्कुलिन जेंडर है, फेमाइन जेंडर, बॉय गर्ल, कुक हैन, डॉग बिच, फादर मदर, मैन वुमेन, अंकल आंट, किंग क्वीन, सन डॉटर. नेक्स्ट, ऑक्स काउ, टाइगर टाइग्रेस, हॉर्स मेयर, गॉड गॉडेस, सर मैडम, नेफ्यू नाइस, प्रिंस प्रिंसेस, लॉर्ड लेडी. एंड न्यूटर जेंडर्स के एग्जाम्पल हैं बैट, कप, ग्लास, हाउस, आइस. इन कॉमन जेंडर्स के एग्जाम्पल चाइल्ड, स्टूडेंट्स, फ्रेंड, टीचर, प्लेयर. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज ए, क्लासीफाई एंड राइट दीज नाउन्स अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स. हमें इन जेंडर्स, ये आपका होमवर्क है, आपको इन जेंडर्स, ये जो वर्ड्स हैं इनको क्लासीफाई करना है. ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद आपको ये बताना है कि कौन से जेंडर्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूँ, जैसे टेलीफोन है. टेलीफोन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ना मेल को डिनोट करती है ना ही फीमेल को डिनोट करती है. तो कौन सा जेंडर हो गया? न्यूटर. ऐसे ही आपको इनके सामने जेंडर्स के नेम राइट करने हैं. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड this topic and this topic learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today we read ROM, ROM. ROM stand for read only memory. ROM refer to read-only memory in which the information can only be read. ROM की फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी. और इसमें इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं हम? ओनली रीड. इट इज़ ए बिल्ट इन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. ये क्या होती है? कंप्यूटर में बिल्ट इन ए मेमोरी. इट अनेबल द कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन. जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रोम क्या हेल्प करता है? हमारी कंप्यूटर के बूट करने के सक्षम बनाता है. दी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन रोम इज़ परमानेंट. दी स्टोरेज ऑफ डाटा का जो स्टोरेज होता है और इंस्ट्रक्शन रोम में क्या होती है? वो स्टोरेज परमानेंट.
इट डज नॉट डिपेंड ऑन पावर सप्लाई, ये क्या होती है, पावर सप्लाई पर डिपेंड नहीं करती। इट होल्ड द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ, ये क्या होता है, सडनली लाइट जाने के बाद हमारा डाटा होल्ड कर लेता है, सेव कर लेता है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। रोम इज़ 3 टाइप, रोम कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड है EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट, BITS। नेक्स्ट है क्वेश्चन वाई रैम इज कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, द इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट, इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो लॉस्ट हो जाती है जब व्हेन पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब हम सडनली या तो हम कंप्यूटर की लाइट बंद कर देते हैं या फिर लाइट चली जाती है, तो क्या होता है, हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो डाटा स्टोर करती है वो कैसे स्टोर करती है, परमानेंटली। इट कैन स्टोर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू नीड, ये क्या करती है, जैसे हमारी आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करती है। हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनमें हम डाटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, स्टोरेज डिवाइस। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस आर, सम स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारी हार्ड डिस्क, फर्स्ट क्या है हमारी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज मीडिया ऑफ द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क क्या होती है, मेन स्टोरेज मीडिया, कंप्यूटर में जो मेन स्टोरेज डिवाइस होती है वो क्या होती है, हार्ड डिस्क। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव, इट इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स, ये कहाँ फिक्स होती है, CPU बॉक्स के इनसाइड में। इट इज़ मेड ऑफ द मल्टीपल डिस्क ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल, ये क्या होती है, मल्टीपल डिस्क से बनी होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, हार्ड प्लेटर ऑफ मेटल डिस्क। इट स्टोरेज कैपेसिटी इज मच हायर देन द फ्लॉपी डिस्क, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क से हायर होती है। द डाटा स्टोरेज इट रिमेन इवन इफ व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑफ, ये क्या करती है, जब हमारा डाटा स्टोर करती है जब कंप्यूटर सडनली पावर ऑफ कर देते हैं या फिर लाइट चली जाती है। नाउअडेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर 500 GB, 1 TB, 6 TB एंड मच मोर, आज के टाइम में क्या है इसका हार्ड डिस्क का साइज 500 GB, 1 TB, 6 TB एंड मच मोर। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चों कक्षा तीसरी में करा रही मैं आज पाठ 3 शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे मैं जमा ओ जमा रे जमा ए, इन 4 वर्णों के मेल से शब्द बन गया मोर। अब चित्रों के नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। घोड़ा दौड़ा, तितली उड़ गई। पहले वाक्य में 2 शब्द है, घोड़ा और दौड़ा। दूसरे वाक्य में 3 शब्द है, तितली उड़ और गई। शब्द एक अथवा एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ होता है। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। भारत, कुर्सी, मेज, किताब, ये शब्द आपकी समझ में आ रहे होंगे, इनका अर्थ निकल रहा है। और आगे है तभार, रकुसी, जमे, ताबकी। यहाँ इन शब्दों के का जो है इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इनका क्रम ठीक नहीं है।
ऊपर कै में दिए गए शब्दों का अर्थ निकलता है। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि ख में दिए गए शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या होता है शब्द? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है? पद। शब्द के प्रकार। प्रत्येक भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं। भाषा में शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इन शब्दों को परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, परिवर्तित यानी बदला जा सकता है आदि, तथा इन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। वर्गीकरण यानी भाग। ठीक है, इन सभी विषयों के बारे में आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस कक्षा में केवल अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार दिए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कितने भेद बताए अर्थ के आधार पर शब्दों के? 2, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, यानी जिसका अर्थ निकले, वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे इंजन, दरवाज़ा, कुर्सी, भोजन, पंखा, कागज़, राजा आदि सार्थक शब्द। इन सभी का कोई न कोई अर्थ है। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वारदजा कुछ नहीं होता, सिकुड़ कुछ नहीं होता, जन्भो इसका कोई अर्थ नहीं होता, वानी, जारा आदि ये सभी क्या है? निरर्थक शब्द है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो सकता और इनको हम वाक्य में भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा। ठीक है, अभी मैं इसका अभ्यास करा रही हूँ आपको। वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनका क्रम ठीक करके हमें सार्थक शब्द बनाना है। ड क स, इनका क्रम ठीक करके हम सार्थक शब्द बना सकते हैं। सड़क। ज न भो, इसका सही क्रम करके बनेगा भोजन। वीरवार, इसका सही क्रम कर बनेगा रविवार। मलक, इसका सही क्रम बनेगा कलम। कसूत, इसका सही क्रम बनेगा पुस्तक। तीधर, इसका सही क्रम बनेगा धरती। सामान, इसका सही क्रम बनेगा आसमान। लड़ीगारे, इसका सही क्रम बनेगा रेलगाड़ी। ठीक है, आगे है सार्थक और निरर्थक शब्द चुनकर लिखिए। हमारे पास 2 कॉलम दिए गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उनको हमें सार्थक में रखना है, शब्द वाले कॉलम में रखना है, और जिनका अर्थ नहीं निकलता हो वो निरर्थक शब्द वाले कॉलम में। तो आप सभी को पता है सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ निकले और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकले। अभी हम देखेंगे। घड़ी, घड़ी का अर्थ निकलता है, समय देखने के लिए काम आती है, तो घड़ी को हम लिखेंगे सार्थक वाले कॉलम में। मीकज, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको लिखेंगे निरर्थक वाले कॉलम में। बकरी एक पशु का नाम है, तो ये सार्थक है। कलम, कलम भी सार्थक शब्द है, इसको हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। रदम, ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अरंगू, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, ये भी निरर्थक शब्द है, इसलिए इसको भी निरर्थक वाले कॉलम में लिखेंगे। आम, आम एक फल का नाम है, इसको हम सार्थक वाले कॉलम में लिखेंगे। हाजज एक निरर्थक शब्द है, इसको निरर्थक वाले कॉलम में लिखेंगे। मकान एक सार्थक शब्द है, इसको हम सार्थक वाले कॉलम में लिखेंगे। और रनम का कोई अर्थ नहीं होता, इसको हम निरर्थक वाले कॉलम में लिखेंगे। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 3.3. Today we will revise our exercise 3.4. Students, this exercise is related to word problem. So let's start. Question number first. There are 1360 men and 1244 women and 1398 children at a fair. Students, एक मेले में 1360 men है, 1244 women है and 1398 children है. नाउ हाउ मैनी पीपल आर देयर इन ऑल. स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है टोटल कितने लोग हैं. स्टूडेंट, टोटल पूछा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवर स्टेटमेंट इज देयर आर मैन. स्टूडेंट, कितने मैन है, 1360 एंड वुमेन. स्टूडेंट, कितनी है, 1244 एंड चिल्ड्रन. स्टूडेंट, चिल्ड्रन कितने हैं, 1398. स्टूडेंट्स, हमसे टोटल पूछा है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. टोटल पीपल्स 0 + 4 4 4 में 8 को प्लस किया 12 2 1 कैरी 6 + 4 10 10 में स्टूडेंट्स 9 को प्लस किया 19 + 1 कैरी 20 0 2 कैरी 3 + 2 5 5 में 3 को प्लस किया 8 8 + 2 10 0 1 कैरी 1 + 1 2 2 में 1 को प्लस किया 3 3 + 1 कैरी 4. So students, there are 4002 people in all. Question number second, one lorry carried 3756 bamboo poles and another lorry carried 3264 bamboo poles. Students, one lorry bamboo poles लेके आती है 3756 and another lorry लेके आती है 3264 bamboo poles. Now students, find the total number of bamboo poles carried by the two lorries. Students, दोनों लॉरीज के द्वारा कितने टोटल नंबर ऑफ बम्बू पोल्स लेकर आए जाते हैं, ये हमें फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, आवर स्टेटमेंट इज वन लॉरी कैरिड बम्बू पोल्स. स्टूडेंट, वन लॉरी कितने बम्बू पोल्स लेके आती है, 3756. नाउ अनदर लॉरी कैरिड बम्बू पोल्स. अनदर लॉरी स्टूडेंट कितने बम्बू पोल्स लेके आती है, 3264. स्टूडेंट्स, हमसे टोटल नंबर ऑफ बम्बू पोल्स पूछा है तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे. 6 + 4 10 0 and 1 कैरी 5 में 6 को प्लस किया स्टूडेंट्स 11 + 1 कैरी 12 2 and 1 कैरी 7 + 2 9 + 1 कैरी 10 0 अगेन 1 कैरी 3 + 3 6 में 1 कैरी को प्लस किया 7. स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बम्बू पोल्स इज 7020. Question number third, the public library bought 2957 books from the Delhi Book Fair and 5050 books from the World Book Fair in 2015. Students, public library 2015 में 2947 बुक्स खरीदती है दिल्ली बुक फेयर से एंड 5050 बुक्स खरीदती है वर्ल्ड बुक फेयर से. नाउ हाउ मैनी बुक्स इन ऑल डिड द लाइब्रेरी बाय. स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है लाइब्रेरी टोटल कितनी बुक्स खरीदती है. स्टूडेंट्स, टोटल पूछा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. आवर स्टेटमेंट इज बोट बुक्स फ्रॉम दिल्ली बुक फेयर. स्टूडेंट, दिल्ली बुक फेयर से कितनी बुक्स परचेज की गई, 2947 एंड बोट बुक्स फ्रॉम वर्ल्ड बुक फेयर. स्टूडेंट, वर्ल्ड बुक फेयर से कितनी बुक्स खरीदी गई, 5050. नाउ स्टूडेंट्स, क्या पूछा है, टोटल बुक्स, तो हम इनको ऐड कर देंगे. 7 में 0 को ऐड किया स्टूडेंट 7 4 में 5 को प्लस किया स्टूडेंट्स 9 9 में 0 को प्लस किया 9 2 में 5 को प्लस किया 7. So students, the library bought total books 7997 books in all. Question number 4, Mr. Ghosh spent rupees 3209 on decoration and rupees 1750 on crockery and rupees 4225 on food and rupees 645 on sweets in his daughter's birthday. Student, Mr. Ghosh अपनी बेटी के बर्थडे के ऊपर 3209 रुपीज़ खर्च करता है डेकोरेशन के ऊपर एंड 1750 रुपीज़ खर्च करता है क्रॉकरी के ऊपर, 4225 रुपीज़ खर्च करता है फूड के ऊपर एंड 6045 रुपीज़ खर्च करता है स्वीट्स के ऊपर. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ऑल दिस आइटम्स. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है उसने टोटल इन आइटम्स के ऊपर कितने रुपीज़ खर्च किए. स्टूडेंट्स, हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. आवर स्टेटमेंट इज स्पेंड ऑन डेकोरेशन पे स्टूडेंट कितने रुपीज़ खर्च किए, 3209 एंड क्रॉकरी पे कितने रुपीज़ खर्च किए, 1750. ऑन फूड पे कितने रुपीज़ खर्च किए, 4225. ऑन स्वीट्स स्टूडेंट्स, मिठाइयों पे कितने रुपीज़ खर्च किए हैं, 645 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट, स्पेंड पूछा है तो इनको ऐड कर देंगे.
9 में 0 को प्लस किया 9, 9 में 5 को प्लस किया 14, 14 में 5 को प्लस किया 19, 9 and 1 कैरी, 0 में 5 को प्लस किया 5, 5 में 2 को प्लस किया 7, 7 में 4 को प्लस किया 11 प्लस 1 कैरी 12, 2 1 कैरी, 2 में 7 को प्लस किया 9, 9 में 2 को प्लस किया 11, 11 में 6 को प्लस किया 17 प्लस 1 कैरी 18, 8 1 कैरी, 3 में 1 को प्लस किया 4, 4 में 4 को प्लस किया 8, नाउ स्टूडेंट्स 1 कैरी 9. So students, he spent 9,829 rupees on all these items. Miss students, वो सभी items के ऊपर कितने रुपीस खर्च करता है? 9,829 rupees. I think students you understand, so you can easily revise question number 1st, 2nd, 3rd and 4th. Thank you students. Have a nice day.